हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेटा आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। कैसे हैं बेटा आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को आप बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, व्रत, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सर्कल। ये चैप्टर काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को हम 2 से 3 वीडियो में फिनिश कर देंगे। इसमें हम आपको कुछ ऐसी प्रमेय भी सिद्ध करवाएंगे जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में बनी है, 4 नंबर में प्रमेय कराएंगे। फिर उनसे रिलेटेड जो अभी तक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं फिर हम उन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले बेटा हमने आपको 9 चैप्टर तक बहुत अच्छे से मैथ को कंप्लीट कराया है। उसमें हमने आपको सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट बताए हैं, साथ साथ उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे वो सभी हमने आपको कराने की कोशिश की है। तो अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो बेटा अब समय है कि आप अपनी तैयारी को बूस्ट अप करें और अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पर लेके जाएं। तो आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें और इसके साथ साथ जितना ज़्यादा हो सके आप क्वेश्चनों को लगाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसी से बेटा मैथ अच्छी हो सकती है। जितना आप मैथ को अच्छे से लगाएंगे, जितने आप उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, उतनी आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। तो यही हमने एक कोशिश करी है जिसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट भी बताए हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने आपको हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। उनकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट हमने आपको बना दी गई है, उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं या वीडियो के राइट कॉर्नर पर एक आई बटन शो होगी बेटा, वीडियो के स्टार्टिंग में आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज शाम को 8 बजे मैथ की और फिजिक्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास होती है, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कराते ही हैं, साथ साथ हर एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी कराते हैं। जैसे फिजिक्स में आपका एक चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इसमें हमने आपको 3 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। लेकिन फिर कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर जी ये चीजें अल्टरनेट कराओ, अगर फिजिक्स कराते रहते हैं तो फिर मैथ छूटती है। तो बच्चे ये कह रहे थे कि एक दिन आप मैथ पढ़ा दो और एक दिन हमें फिजिक्स पढ़ा दो, या 3 दिन लगातार फिजिक्स पढ़ा दो, 3 दिन लगातार मैथ पढ़ा दो, जिससे क्या हो मैथ और फिजिक्स दोनों की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाए। तो बच्चों की बात को देखते हुए आज हम मैथ की क्लास लेके आए हैं और आज हम आपको मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है बेटा व्रत। इसको आप बहुत अच्छे से देखना और चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। इस टॉपिक को हम आपको बहुत स्टार्टिंग से बताने वाले हैं, बहुत बेसिक से बताने वाले हैं कि आखिर व्रत क्या होता है। ठीक है भाई, तो बहुत ध्यान से समझना। जैसे आज का टॉपिक है व्रत, इंग्लिश में बेटा इसको सर्कल कहते हैं। आखिर व्रत होता क्या है, तो हमने कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो इनको आप समझने की कोशिश करो। जैसे लिखा होगा व्रत आखिर कहते किसे हैं, तो बेटा आप बताना कि व्रत एक ऐसे बिंदुओं का समूह है। व्रत एक ऐसे बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित बिंदु, ये जो बेटा निश्चित बिंदु है इसे हम लोग व्रत का केंद्र भी कहते हैं। किसी निश्चित बिंदु की बात करें तो निश्चित बिंदु जो है वो व्रत का क्या है, केंद्र। तो व्रत एक ऐसे बिंदुओं का समूह है या एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ है, ऐसे बोल सकते हो, जो एक निश्चित बिंदु अर्थात व्रत के केंद्र से समान दूरी पर होते हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझ लो, हमने कहा यार हमने एक बिंदु ले लिया यहां पर, ठीक है, इस बिंदु से चारों ओर समान दूरी पर हमने क्या किया, कुछ बिंदुओं को इस तरीके से ले लिया समान दूरी पर। हो सकता है बेटा हमारी ये दूरी समान ना हो क्योंकि अपने हाथ में कोई मेजरमेंट नहीं है, ऐसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बिंदु लिया हमने और इस बिंदु से इसके चारों ओर हमने क्या किए, कुछ बिंदु ले लिए, जो बिंदु ऐसे लिए हैं जो समान दूरी पर हो। इन सभी बिंदुओं को अगर आप आपस में मिला दो, इन सभी बिंदुओं को अगर आप आपस में मिला दो तो ये जो आकृति होती है बेटा उसे हम लोग व्रत कहते हैं। ठीक है भाई, तो देखो व्रत एक ऐसे बिंदुओं का समूह होता है या एक ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं, व्रत कहलाता है। ठीक है, जैसे हमने कहा एक ये बिंदु है, इसके चारों ओर समान दूरी पर हमने इस तरीके से क्या किया, बिंदुओं को ले लिया, समान दूरी पर इस तरीके से बिंदुओं को ले लिया और इन बिंदुओं को हमने क्या किया, आपस में मिला दिया। आपस में मिलाने से बेटा जो आकृति बनी है, इस आकृति को हम बेटा क्या कहते हैं, व्रत। इंग्लिश वाले बच्चे आप समझ लें, इसको हम लोग सर्कल कहते हैं। बोलो सही बात है। तो आप समझ गए कि सर्कल आखिर है क्या, या इसकी आप अगर बहुत आसान शब्दों में दूसरी परिभाषा बताने चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं
कि वृत्त जो है ना वो एक गोल आकार है, वृत्त का है एक गोल आकार है जिसकी सीमा, अच्छा सीमा क्या है, सीमा बेटा ये इसकी सीमा, ये जो चारों तरफ से घिरी है बाउंड्री, जिसकी सीमा केंद्र से हर जगह बराबर दूरी पर होती है। अगर आप इसकी दूसरी परिभाषा बताना चाहो तो वृत्त क्या है, एक प्रकार की गोल आकृति है जिसकी सीमा केंद्र से सभी जगह कैसी दूरी पर होगी, बराबर दूरी पर, सभी जगह बराबर दूरी पर हो तो उसे हम लोग बेटा क्या कहते हैं, उसे हम लोग वृत्त कहते हैं। आप इतनी बात समझ पा रहे होगे। अब वृत्त से रिलेटेड कुछ हमने यहाँ पर 2-3 परिभाषाएं लिखी हैं, थोड़ी जगह अपने पास कम थी तो इसको हम थोड़ा साफ करके 1-2 परिभाषाएं हम आपको और बताएंगे। फिर हम आपको इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय भी सिद्ध करवाने वाले हैं इसी वीडियो लेक्चर में, क्योंकि वो प्रमेय जो है ना बेटा वो हर साल पूछी जाने वाली है। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन जरूर बनता है, तो वो भी हम आपको इसी वीडियो में कराने वाले हैं। तो वीडियो में एक आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आपने वीडियो को देखा स्टार्टिंग में आपको ये लगा करे ये सब चीजें हमें आती, तो भाई स्टार्टिंग हमने आपको बहुत पहले से ही बता रहे हैं कि स्टार्टिंग हम किसी भी टॉपिक की करते हैं तो उसका बहुत बेसिक से बेसिक पोर्शन लेके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें आपको कराते हैं और उसकी एडवांस लेवल वाली भी क्वेश्चन हम आपको कराते हैं। ठीक है भाई, तो वीडियो को स्टार्ट में शुरू करके ये न जज कर लिया करो कि ये सब तो हमें आता है। भाई अगर आपको आता तो यार आपका रिवीजन हो जाएगा, आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब सुनिए, वृत्त आप जान गए कि आखिर क्या है। तो वृत्त क्या है, एक ऐसे बिंदुओं का समूह है जो एक निश्चित बिंदु से क्या होते हैं, समान दूरी पर होते हैं, वृत्त कहलाते हैं। या वृत्त को आप बोल सकते हैं कि ये एक गोल आकृति होती है जिसकी सीमा, जिसकी बाउंड्री वृत्त के केंद्र से कैसी दूरी पर होती है, हर जगह समान दूरी पर होती है, बेटा वृत्त कहलाता। वृत्त पर देखो एक पहली परिभाषा है कि वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, केंद्र जिसको आप इस तरीके से बोल रहे हो, जैसे ये वृत्त की ये बाउंड्री है, बाउंड्री को हम लोग परिधि कहते हैं बेटा। इस बाउंड्री को क्या कहते हैं, वृत्त के चारों ओर की ये जो बाउंड्री है उसे वृत्त की परिधि बोली जाती है। ठीक है, वृत्त के चारों ओर की ये जो दूरी है इसे आप समझ लो, इसको आप पूरी दूरी को नाप लो भाई, ये क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी भाई। ठीक है, तो एक देखो आपने परिभाषा समझ ली कि वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त के चारों ओर की दूरी, वृत्त के चारों ओर की दूरी जो है ना, ये वृत्त की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, यही पूरी दूरी जो है ना वो वृत्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। केंद्र समझते क्या है, तो देखो वृत्त के बिल्कुल बीच का वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त की सीमा की दूरी हर तरफ क्या हो, समान, हर तरफ क्या हो, समान। जैसे ये वृत्त है तो वृत्त के बीचों बीच ये मान लिया हमने बिंदु है, इसे हमने ओ बोल दिया। ठीक है, यहां से इसकी सीमा मतलब इसकी परिधि कि जब दूरी नापो तो हर जगह कैसी आनी चाहिए, ये दूरी बराबर आनी चाहिए। अगर हर जगह ये दूरी बराबर आ रही है तो फिर इसका मतलब ये बिंदु जो है वो वृत्त का क्या कहा जाएगा बेटा, केंद्र कहा जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि वृत्त का केंद्र क्या है, तो वृत्त के बिल्कुल ठीक, वृत्त के बिल्कुल बीच का वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त की सीमा की दूरी हर तरफ समान होती है, क्या कहलाता भाई, वृत्त का केंद्र कहलाता। इसके बाद बात आती है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी, केंद्र से एक तरफ की, जैसे केंद्र ये है, इससे परिधि की दूरी चाहे ये बोल दो, चाहे ये वाली दूरी बोल दो, चाहे ये वाली दूरी बोल दो, इसी दूरी को हम लोग बेटा वृत्त की क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद बात आती है व्यास की। तो वह रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो वृत्त का क्या कहलाता है, व्यास। जैसे हमने कहा भाई ये एक वृत्त है, ठीक है, वैसे उतना अच्छा नहीं बन पाया है, ये इसका केंद्र है। ठीक है, एक रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, एक रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है, ये जो रेखा है इसी रेखा को बेटा हम लोग वृत्त का व्यास कहते हैं। बोलो समझ पा रहे हो बात को, तो ये हो गया वृत्त का व्यास। इसके बाद बेटा बात आती है कि जीवा किसे कहते हैं। तो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे इसको देखो, अगर हम लोग ऐसे समझने का प्रयास करें, हमने कहा यार देखो एक ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, वृत्त पर, वृत्त की परिधि पर स्थित कोई 2 बिंदु ले लो, कोई भी 2 बिंदु। जैसे हमने कहा यार भाई एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी बेटा, ये रेखा, ये जो रेखा है ये वृत्त की क्या कही जाएगी, जीवा। बोलो सही है।
हम कहें वृत्त का एक ये बिंदु और एक ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बताओ क्या होगी, तो ये वाली रेखा, ये भी वृत्त की क्या होगी बेटा, जीवा होगी। और एक बात याद रखना, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो वृत्त का व्यास होता है। देखो अगर हम एक बिंदु यहाँ पर ले लें और एक बिंदु यहाँ ले लें और इनको इस तरीके से मिला दें, तो आप देख पा रहे हो कि सबसे बड़ी जो रेखा है ना, सबसे बड़ी जो जीवा है, इसे भी तो जीवा ही कहेंगे। तो याद रखना वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है बेटा, वो वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है। वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ये एमसीक्यूज में, तो याद रखना वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है भाई, तो इतनी सब बातें हमने आपको बताई। अगर इनमें से आपको कोई भी बातें नहीं आती हैं तो एक बार आप इनको अच्छे से नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप इनको नोट कर लेना। ठीक है भाई, इसके बाद देखो इसमें दो डेफिनेशन और है। जैसे एक है वृत्त की स्पर्श रेखा, एक क्या है बेटा, वृत्त की स्पर्श रेखा। आखिर स्पर्श रेखा क्या होती है, अगला टॉपिक है बेटा वृत्त की स्पर्श रेखा, और इसके बाद एक और टॉपिक है छेदक रेखा। अगला टॉपिक है बेटा छेदक रेखा। ये कुछ ऐसी डेफिनेशन है जो आपको वृत्त में आनी ही चाहिए। अगर आपको ये सब चीजें आती हैं तो आपको वृत्त बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो हमने कहा यार कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो इन सब चीजों को नहीं जानते होंगे, तो हमने कहा सभी बच्चों के हिसाब से वीडियो बनाया जाए। तो पहले बेसिक पोर्शन हम आपको बता रहे हैं, वृत्त से रिलेटेड कौन कौन सी परिभाषाएं हो सकती हैं वो सब। इसके जस्ट बाद हम लोग कुछ प्रमेय स्टार्ट करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ही जरूरी है, आने वाली हैं, आप ऐसे समझ लो। तो देखो वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, तो आप ऐसे बताना, वृत्त को किसी एक बिंदु पर छूने वाली रेखा, स्पर्श करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। बोलो, नाम से भी क्लियर है, स्पर्श रेखा, स्पर्श मतलब छू के निकलने वाली रेखा। तो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके निकलने वाली जो रेखा होती है वो बेटा वृत्त की स्पर्श रेखा कही जाती है। बोलो सही बात है। तो वृत्त को किसी एक बिंदु पर छूने वाली रेखा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है भाई, स्पर्श रेखा अगर आप फिगर के माध्यम समझना चाहें तो हमने कहा बेटा ये एक वृत्त है। हमने कहा एक ऐसी रेखा जो वृत्त को देखो किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके जा रही, मान लो ये रेखा ए बी है, ये वृत्त को एक बिंदु P पर स्पर्श करके जा रही है। तो ये जो रेखा ए बी है, ये जो रेखा ए बी है, ये ए बी रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। स्पर्श रेखा, हम कहें स्पर्श रेखा कौन सी है बेटा, तो ए बी जो है वो वृत्त की कौन सी रेखा होगी, स्पर्श रेखा होगी। क्यों स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि ये वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करके गुजर रही है, इसलिए ये ए बी वृत्त की क्या है बेटा, स्पर्श रेखा। इसके बाद बात आती है छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब होता है, आप इसकी परिभाषा समझ लो, वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर, वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, करने वाली रेखा छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा कहलाती है। बेटा स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ना कि प्रतिच्छेद करती है। इस बात को हमेशा याद रख लेना। स्पर्श रेखा जो है वो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, और स्पर्श करना और प्रतिच्छेद करने में बेटा अंतर होता है। समझ पा रहे हो भाई बात को, स्पर्श करना और प्रतिच्छेद करने में अंतर होता है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे कि प्रतिच्छेद कैसे करती है
और स्पर्श तो हमने आपको बताया कि वृत्त को बाहर, जैसे वृत्त की सीमा है, उस सीमा को बाहर से स्पर्श करके जाने वाली रेखा कैसी रेखा होगी बेटा? स्पर्श रेखा। अब सुनो, छेदक रेखा क्या होगी? हमने कहा यार ये एक वृत्त है, मान लो वृत्त पर ये कोई दो बिंदु हैं, ये कोई दो बिंदु हैं, जैसे हमने कह दिया भाई ये एक ए बिंदु है और एक ये बी बिंदु है, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को हमने कहा कैसी करने वाली? प्रतिच्छेद करने वाली। देखो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, प्रतिच्छेद करके जाने वाली ये जो रेखा है इस तरीके से यहां से यहां तक, ये जो रेखा है बेटा, ये कौन सी रेखा कही जाएगी? तो याद रखना छेदक रेखा कही जाएगी, क्योंकि ये वृत्त को किन्हीं दो जगह पर छेद रही है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है भाई, तो ये हो गई छेदक रेखा। जैसे अभी हमने आपको जीवा बताई थी, तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त की जीवा कहते हैं, और वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को बेटा छेदक रेखा कहते हैं। केवल जीवा की बात होती, केवल यहां से लेके यहां तक होती, ये केवल जीवा होती, और ये इन दोनों बिंदुओं को प्रतिच्छेद करके आगे निकल रही रेखा, इसलिए ये वृत्त की क्या कही जाएगी बेटा? छेदक रेखा। उम्मीद करते हैं जितनी भी परिभाषाएं हमने आपको बताई हैं, ये सभी परिभाषाएं आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी, और बहुत अच्छे से समझने के बाद आपने इनके प्रॉपर नोट्स भी बनाए होंगे। ठीक है, और अगर आपने नहीं बनाए हैं तो यार प्लीज बना लेना इनको, समझ रहे हो? एक बार ये नोट्स जरूर से बना लेना और एक बार इनको अच्छे से आप रिकॉल कर लेना, तो आपको वृत्त की काफी चीजें आपको आ जाएंगी, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, अगर आप 11th में मैथ वगैरह लेंगे तो 11th में भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है। ठीक है भाई, तो देखो हमने वैसे ये 9th में भी पढ़ाया जाता है, तो हमने सोचा कुछ बेसिक जानकारी हो सकता है बच्चों को ना हो, तो हमने आपको इस लेक्चर में पहले बेसिक जानकारी देने की कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं आप इन सभी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद देखो अभी हम लोग ने त्रिज्या को जाना था, और अभी हमने स्पर्श रेखा को जाना। आखिर वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा में क्या संबंध होता है, फिर हम लोग इस बात को जानते हैं। ठीक है भाई, अगला अपना कॉन्सेप्ट है स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या में संबंध। अच्छे से इस बात को याद कर लेना भाई, स्पर्श रेखा और त्रिज्या में संबंध। तो याद रखना वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ऐसे आप इस बात को याद कर लेना यार। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड बेटा एमसीक्यूज क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या संबंध है, तो आप बताना वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जैसे यार हम आपसे कहें कि देखो इस चित्र से ही आप समझो, ये ए बी जो है वो क्या है बेटा? ये स्पर्श रेखा है। ए बी जो है वो क्या है? स्पर्श रेखा है। और ये जो है बेटा बिंदु पी, ये जो बिंदु पी है ये है बेटा स्पर्श बिंदु। कौन सा बिंदु? स्पर्श बिंदु। देखो ये वृत्त है तो इसका कोई ना कोई बेटा सेंटर जरूर रहा होगा, केंद्र जरूर रहा होगा। मान लिया इसका केंद्र O है, अब ये ना कहने लगना कि केंद्र क्या होता है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वृत्त का केंद्र क्या होता है। वृत्त के बीचों बीच का वह बिंदु जहां से वृत्त की सीमा की हर एक तरफ जो दूरी हो वो समान हो, उसे हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये वृत्त के बीचों बीच पाया जाता है, और यहां से वृत्त की सीमा या परिधि की दूरी चाहे किसी भी साइड आप नापो वो बराबर निकलेगी। तो ये वृत्त का केंद्र हो गया। तो याद रखना हमने क्या बताया, अच्छा केंद्र को हमने त्रिज्या भी आपको बताई थी, केंद्र को और वृत्त की परिधि पर उपस्थित किसी बिंदु को, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि पर उपस्थित किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को बेटा हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो यार अगर हम आपसे कहें कि यहाँ O से P को अगर मिला दो, O से P को मिला दो, तो क्या आप ऐसे कह पा रहे हो कि ये जो OP है ये इस वृत्त की त्रिज्या होगी? OP जो है बेटा ये क्या होगी? इस वृत्त की त्रिज्या। तो हमने आपको अभी रिलेशन क्या बताया? अभी हमने आपको रिलेशन क्या बताया है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा
के कौन से बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कौन सा है, पी, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर बेटा क्या होती है, लंब होती है। तो ये स्पर्श रेखा इस स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या कौन सी, ओपी, तो इस पर ये हमेशा क्या होगी बेटा, लंब। लंब का मतलब कितने डिग्री का एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री की। तो हमेशा यार इस बात को याद कर लेना कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब। इससे डायरेक्ट देखो 2023, 24, 25 में डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी हम आपको कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक आपको छोटी सी प्रमेय कराएंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की पूछी जाती है। तो इतनी चीजें आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना, स्पर्श रेखा और त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। इसके जस्ट बाद देखो हम लोग एक प्रमेय करते हैं, इस प्रमेय को पहले अच्छे से हम लोग प्रूव करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपनी प्रमेय की तरफ। देखो बेटा, ये एक प्रमेय है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और बहुत बार पूछी गई है। ये बोर्ड एग्जाम में हर बार 4 नंबर में पूछी जाती है, बहुत आसान होती है। हम आपको 5 मिनट में ये प्रमेय को बहुत अच्छे से सिखा देंगे, और इसको यार बहुत अच्छे से आप कर भी लेना, 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस भी कर लेना। इसमें किस तरीके से चीजों को लिखा जाता है जिससे आपका एक भी नंबर ना कटे, वो सभी बातें हम इसमें आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। प्रमेय देखो क्या है, किस तरीके से ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेटा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां या स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर। तो ठीक है, एक वृत्त की बात कर रहे हैं, तो हमने मान लिया बेटा कि माना ये कोई एक वृत्त है जिसका हमने ऐसे मान लिया कि जिसका केंद्र मान लिया O है। माना एक वृत्त क्या है, माना एक वृत्त क्या है बेटा, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है, O है। अब देखो वृत्त के बाह्य बिंदु से, तो हमने मान लिया कि वृत्त के बाहर हमने ऐसे मान लिया कि यहाँ पर बेटा कोई एक बिंदु P है, इस बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है बेटा। तो स्पर्श रेखा का हमने आपको मतलब बताया था कि स्पर्श रेखा क्या होगी, ऐसी रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वो वृत्त की क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। मान लो इस वृत्त को ये जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है वो बिंदु A है, उसी प्रकार से यहाँ से भी यहाँ पर इस पर आप क्या कर दो, एक स्पर्श रेखा खींच दो। देखो इसने यहाँ पर भी इसको एक बिंदु पर स्पर्श किया है, जिस बिंदु पर स्पर्श किया इसको हमने आगे बढ़ा दिया, मर्जी करे बढ़ा दो, ना मर्जी करे कोई दिक्कत नहीं है, ना बढ़ाओ। मान लो ये स्पर्श बिंदु क्या है, B, ठीक है, ये B। तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर स्पर्श रेखा कौन कौन सी है, PA और PB है। ठीक है, स्पर्श रेखाएं बेटा कौन सी हैं, PA और PB है। ठीक है, अभी आपने स्पर्श रेखा और त्रिज्या में एक रिलेशन पढ़ा हुआ था, वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या में आपने एक रिलेशन पढ़ा था, आप उसको भी याद रखेंगे। आप पहले ये समझ लो जितना हमने यहाँ पर ये बनाया है इसको आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बेटा आप लिखेंगे माना, इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, इस पे लिखेंगे माना एक वृत्त, माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है तथा वृत्त के बाहर बिंदु P है, P है, जिससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। ये जितना आपने ये चित्र बनाया है, जितनी भी चीजें आपने इस पर की हैं, इन चीजों को आप यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लिखेंगे। अब ये कुछ दिया तो नहीं गया था, तो ये सब चीजें हमने अपनी तरफ से मानी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि माना एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, O है, के बाहर एक क्या है, बिंदु P है। बाहर देख रहे हो वृत्त के बाहर, और इससे वृत्त पर क्या करा गया है, दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। क्या नाम है इनका बेटा, PA और PB। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जिनका नाम क्या है, PA और PB। तो ये हमने चित्र जो भी बनाया था उसी का यहाँ पर हमने ये लिख दिया है कि जो चीज हमने यहाँ पर करी है उसको यहाँ पर हमने लिखा है। तो ये तो बात हो गई। अब इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है,
नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी बेटा सिद्ध करना है। सिद्ध करना है तो देखो क्या हम लोग को सिद्ध करना है कि खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर। तो स्पर्श रेखा कौन कौन सी हैं, पीए और पीबी। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो ये पीए होगा वो बराबर किसके होगा, पीबी के। ठीक है भाई, सिद्ध करना है कि जो पीए है वो किसके बराबर होगा, पीबी के। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, ये तो सिद्ध करना आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बेटा हम लोग डालेंगे उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक है, उपपत्ति में हम लोग इस बात को प्रूव करेंगे। ठीक है, देखो उपपत्ति में क्या करेंगे बेटा, देखो उपपत्ति के लिए एक छोटा सा काम आप ये कर लेना कि सबसे पहले अगर चाहो तो ये रचना का पोर्शन आप बना भी सकते हो और ना चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हो। देखो इससे क्या करना, सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम और चित्र को बनाते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, हमने ओ से पी को क्या कर दिया, मिला दिया। ओ से क्या कर दिया, पी को मिला दिया। चाहो तो ये रचना वाले पोर्शन में आ जाएगा। ओ से पी को मिलाया। एक छोटी सी बात और याद रख लेना कि ये जो बाह बिंदु पी से जो इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, याद रखना ये स्पर्श रेखाओं के बीच का ये जो कोण होता है, ये वृत्त के केंद्र के साथ बराबर कोण बनाते हैं। बराबर कोण का मतलब यदि आप ओ से पी को मिला दो तो यहाँ पर जैसे ये टोटल एंगल जितना भी बन रहा होगा, अगर आप ओ को पी से मिला दोगे, अभी हम आपको ये प्रमेय भी सिद्ध करवाएंगे, आप परेशान ना होना। बस इतनी छोटी सी बात याद रख लेना, कभी कभार इससे एमसीक्यूज का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि आपको डायरेक्ट ये बात याद होनी चाहिए। देखो ये जो P से ये PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, अगर वृत्त के केंद्र से बिंदु P को आप मिला दो तो हमेशा याद रखना कि यहाँ पर ये जो बनने वाला कोण होता है, ये अब इस केंद्र के साथ बराबर कोण बनाने लगता है। कहने का मतलब ये वाला एंगल और ये वाले दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों बढ़ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे ये स्पर्श रेखाएं जो है वो वृत्त के केंद्र के साथ मान लो 60 डिग्री का कोण बना रहे हूं, तो जैसे ही आप इस O से P को मिलाओगे वैसे ये टोटल 60 डिग्री का जो एंगल होगा वो बेटा 30 और 30 में डिवाइड हो जाएगा। इस बात को अच्छे से याद कर लेना, डायरेक्ट एमसीक्यूज यहां से बनता है। ठीक है, इस बात को हम प्रूव भी करेंगे आपको, लेकिन आप इस बात को भी डायरेक्ट याद कर लेना क्योंकि एमसीक्यूज ऐसे डायरेक्ट बना है। ठीक है भाई, अब सुनो, तो हमने क्या किया यार, O से P को क्या कर दिया, मिला दिया। और हमने आपसे एक बात कही थी कि जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची, स्पर्श बिंदु से जाने वाली जो त्रिज्या होती है ना, वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये बात आपको और पता है। तो देखो यार, ये त्रिज्या, ये स्पर्श रेखा है कि नहीं, तो इसकी देखो OA त्रिज्या होगी कि नहीं, तो आप करो बिल्कुल बात सही होगी। हम कहें बेटा बताओ क्या OB इस वृत्त की त्रिज्या होगी, तो आप करो ये बात भी बिल्कुल सही है, OB भी वृत्त की त्रिज्या होगी। तो हमने कहा यार ये त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आपने कहा बिल्कुल बात सही, अभी बताया था। देखो यार ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो आपने कहा बिल्कुल बात सही है। ठीक है, अगर आप चाहना तो इसमें छोटी सी रचना का पोर्शन आप ऐसे कर सकते हो, अगर चाहना। ठीक है, अगर आपके पास समय हो तो आप एक छोटी सी रचना ऐसे लिख देंगे कि O से P को मिलाया, क्या लिखोगे रचना में, O से P को मिलाया तथा OA तथा OB को मिलाया। ये दो काम हमने अपनी तरफ से करे, तो हमने कहा इनको आप कहां से लेके जाना, जो चीजें हम अपनी तरफ से करते हैं बेटा किसी फिगर में, उसको हम लोग रचना वाले पोर्शन में लिख देते हैं। हमने क्या किया, O से P को मिला दिया और OA तथा OB को भी मिला दिया। और हमें चित्र से बिल्कुल क्लियर पता है कि ये जो OA है और ये जो OB है, ये बेटा वृत्त की त्रिज्याएं हैं। बोलो आप इतनी बात बहुत अच्छे समझ रहे होगे। इसके बाद आ जाओ यार, रचना भी हो गई, अब आ जाते हैं अपनी उपपत्ति पर। उपपत्ति पर हमें ये PA और PB को क्या करना है, बराबर दिखाना है। तो इसके लिए देखो आपको यार दो त्रिभुज नजर आ रहे होंगे, एक त्रिभुज दिख रहा होगा PAO और एक त्रिभुज दिख रहा होगा PBO, दिख रहे हैं। तो उपपत्ति में आप यहीं पर आ जाना कि त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में, देखो इन दोनों त्रिभुजों में कुछ चीजें आपको ऐसी दिख रही होंगी कि जो बराबर आपको दिख रही होंगी। तो देखो यार, सबसे पहले तो आपको यार ऐसा दिख रहा होगा कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये इस त्रिभुज में PAO में ये एंगल और PBO में ये एंगल दोनों 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप यही लिख दो कि एंगल PAO बराबर एंगल PBO और बराबर कितना, 90 डिग्री।
अब इस बात को हमें बताना पड़ेगा कि ये बात हम कहां से कह रहे हैं। तो बेटा यही चीज प्रमेय एक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमेय एक कहते हैं। या अगर आप ये प्रमेय एक ना लिखो तो अभी हमने आपको एक रिलेशन लिखवाया हुआ था, अभी स्पर्श रेखा और त्रिज्या में रिलेशन लिखवाया था, वही बात आप यहाँ पर आगे लिख देंगे। ठीक है, या तो प्रमेय एक लिख दो या यहाँ पर आप वही रिलेशन लिख दो। तो आपने कहा ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद यार हम आपसे ऐसे कह रहे हैं कि ये जो इस त्रिभुज में ये जो OA है और इस त्रिभुज में ये जो OB है वो यार आपस में बराबर होंगी, मान लोगे हमारी बात? तो आप करो हाँ बिल्कुल बात सही। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही तो बताया था कि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो हमने कहा यार मान लिया तो बहुत अच्छी बात। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। इसके बाद आप यार इन दोनों त्रिभुजों में एक बात और देख पा रहे होगे कि जो OP है वो बराबर है OP के। करो ये कैसे? तो हमने कहा यार जब इस वाले त्रिभुज को लिया तब भी इसमें OP आया और जब ये वाला त्रिभुज लिया उसमें भी OP आया। तो ये क्यों बराबर है? तो बेटा ये दोनों में कैसी रेखाएं हैं आप ऐसे समझ लेना, रेखा नहीं भुजा आप समझ लेना। तो ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा। दोनों त्रिभुजों की ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, जिस कारण ये दोनों क्या होंगी, बराबर। बेटा अगर किसी त्रिभुज में आपने दो भुजाओं को बराबर दिखा दिया है और एक कोण को बराबर दिखा दिया है तो इन्हीं तीनों चीजों से ये दोनों त्रिभुज जो है वो बेटा सर्वांगसम हो जाते हैं। अब कहोगे ये क्या होता है सर्वांगसम? तो याद रखना बेटा, सर्वांगसम त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं व संगत कोण बराबर होते हैं। करे हम नहीं समझे बात? तो हमने कहा रुको समझ जाओगे। सर्वांगसम त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनमें संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं, वो सर्वांगसम त्रिभुज कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी तो परिभाषा हो गई। देखो अगर इन तीनों चीजों को देखो तो इन तीनों के आधार पर आप कह सकते हो बेटा कुछ सर्वांग समता की कसौटियां होती हैं, आपको क्लास 9th में पढ़ाई जाती हैं। अब इतना समय नहीं है कि आपको हम बहुत ज्यादा चीजें बता पाए, तो कुछ चीजें आपको अगर याद है तो ठीक है, ना तो कुछ चीजें आपको यहाँ से थोड़ी सी रटनी पड़ेंगी। ये तीन चीजों का अकॉर्डिंग ये दोनों त्रिभुज जो है ना वो सर्वांगसम हो जाएंगे। तो कहना त्रिभुज PAO, सर्वांगसम का निशान ऐसे होता है, दो बराबर के निशान और एक इस तरीके से तिरछा निशान। और त्रिभुज PBO ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। कोई कहे क्यों सर्वांगसम हो जाएंगे? तो यहाँ आप लिखना बेटा बाई, देखो दो साइड है और एक एंगल है, लिखना बाई साइड एंगल साइड। ये सर्वांग समता की कसौटी होती है साइड एंगल साइड। कहने का मतलब यदि कोई दो त्रिभुज लो, उनमें दो भुजाओं को बराबर दिखा दो, एक कोण को बराबर दिखा दो, तो सर्वांग समता की कसौटी साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है ना वो सर्वांगसम होंगे। बोलो सही बात है? और बेटा यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, आपने कहा ये दोनों सर्वांगसम, हमने कहा क्यों? तो आपने कहा सर्वांग समता की कसौटी साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। याद रखना यदि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते बेटा, तो सर्वांगसम त्रिभुज हमने आपको बताया कि सर्वांगसम त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनमें संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो देखो हम लोग ने क्या प्रूव कर दिया है कि त्रिभुज PAO सर्वांगसम है त्रिभुज PBO के। क्यों है? तो आपने कहा बाई साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से आपने कहा ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम है। अगर ये दोनों त्रिभुज बेटा सर्वांगसम है तो हमेशा याद रखना सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर होती। तो हमने कहा संगत भुजा, जैसे इधर से हमने PA लिया तो इधर से हमें क्या लेना पड़ेगा, PB। तो ऐसे लिख देना कि PA बराबर हो जाएगा PB। ये कहें क्यों बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पर बाई ऐसे लिख देना CPCT। CPCT का अगर आप चाहो तो फुल फॉर्म लिख लेना। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल। कांग्रुएंस ट्रायंगल को हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम त्रिभुज, और करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, और पार्ट्स मींस होता है भाग। तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग से, अगर आप इसकी हिंदी चाहो तो हिंदी आप ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी होती है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। ये बात CPCT जो लिखी है इसका मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। और सर्वांगसम त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं, भाग में या तो संगत भुजाएं या संगत कोण, वो दोनों क्या होते हैं बेटा, बराबर। तो देखो इस हिसाब से आपने PA और PP को क्या कर दिया, बराबर दिखा दिया। यही चीज हमको सिद्ध करनी थी, तो आगे यहाँ पर लिख दोगे सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। जैसे आप ये लिख दोगे, आप अगर इतनी जैसे हमने आपको यहाँ पर चीजें समझाई हैं प्रॉपर, अगर आप इसी तरीके से चीजों को करते हैं
तो आपके बोर्ड एग्जाम में आप समझ लो 4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हमने आपको इस प्रमेय को समझाया है। कोशिश करेंगे कि आप इस प्रमेय को अच्छे से समझें और साथ साथ इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं और एक आध बार आप घर पे भी इसको ट्राई करें। ठीक है, तो एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे हम एक आध क्वेश्चन देखेंगे जो हमने अभी आपको एक स्पर्श रेखा और त्रिज्या में रिलेशन पढ़ाया है, उसी पर अकॉर्डिंग, उसी पर आधारित हम लोग एक प्रश्न देखेंगे। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब हम यहाँ से हटते हैं। ठीक है, बाद में आप इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना। देखो बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 में लगातार पूछा गया था और जो अभी हमने आपको रिलेशन पढ़ाया था उसी पर आधारित है, तो आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, Q पर इस प्रकार मिलती है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे समझ लेना, अच्छे से कर लेना। इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ज्यादातर बच्चे जब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता तो ज्यादातर केस में छोड़ ही देते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 और 2025 में लगातार पूछा गया। इसी टाइप के क्वेश्चन अब बोर्ड एग्जाम में आने लगे हैं। बस क्या होता है, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है और यहाँ पर जो ये वैल्यू दी गई है ये थोड़ी सी चेंज होती है, बाकी सब चीज सेम होती है यार। तो बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेना, समझ लेना कि किस तरीके से चित्र बनाया जाता, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाता। 4 नंबर में बताइए क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे लेना यार, आसान है क्वेश्चन। क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। तो हमने कहा यार एक वृत्त बना लेते। मान लिया इस तरीके से ये कोई एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र हमने मान लिया O, क्योंकि इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर। मान लो यार वृत्त पर हमने कहा कोई यहां पर एक बिंदु है इस तरीके से P पर स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से स्पर्श रेखा इस पर कौन सी है, PQ। तो P ये हो गया, तो इसका मतलब Q बिंदु बाहर रहा होगा। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, तो इसका मतलब Q जो बिंदु है बेटा वो यहां पर कहीं बाहर रहा होगा। ये जो रेखा है, केंद्र O से जाने वाली रेखा जो है वो इस बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि OQ का मान 12 सेंटीमीटर है। OQ जो है बेटा वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा 12 सेंटीमीटर है, तो आपको किसकी लंबाई ज्ञात करनी, PQ जो है बेटा वो स्पर्श रेखा है, वृत्त को इस बिंदु पर स्पर्श करके इस तरीके से जाने वाली रेखा है, ये इस तरीके से। तो ये तो हो गई स्पर्श रेखा PQ, यही लंबाई आपको ज्ञात करनी है। और आपने एक बात पढ़ी थी कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो आपने ये बात कही कि ये तो एंगल 90 डिग्री होगा। और ये जो OP है वो वृत्त की त्रिज्या है, और क्वेश्चन में साफ तौर पर मेंशन है कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये जो बेटा है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। बोलो सही है। हमने कहा यार अगर यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो क्या आप ऐसा कह पा रहे हो कि ये जो एक त्रिभुज बन रहा है जो आपको दिख रहा होगा OPQ, ये एक समकोण त्रिभुज है। तो आपने कहा बिल्कुल बात सही है कि ये एक समकोण त्रिभुज ही नजर आ रहा। तो हमने कहा बेटा अगर नजर आ रहा है और कहीं अगर आपको समकोण त्रिभुज दिख जाए तो अगर उसमें 2 भुजाएं दी हैं, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो हमने कहा यार देखो हमें इसमें एक त्रिभुज दिख रहा, चित्र हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। कोई भी बात अगर नहीं समझ में आई तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके आप अच्छे से देख लो, चीजें आप समझ जाओगे।
तो हम सबसे पहले इसमें आ जाते हैं समकोण त्रिभुज OPQ में। OPQ में इसमें अगर आप देखो, अब थोड़ा ध्यान देना, जहां पर 90 बना होता है इसके जस्ट सामने वाली भुजा को बेटा हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, ये 90 बना है, ये इसका आधार कहा जाएगा और ये इसका लंब होगा। ये जो है वो क्या होगा बेटा, लंब। और आपने एक फार्मूला पढ़ा था जो पाइथागोरस प्रमेय के नाम से फेमस है, जिसमें आपने कहा था कि इसमें होता है कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता बेटा लंब का स्क्वायर और प्लस होता है आधार का स्क्वायर। बोलो यही बात आपने पढ़ी है। तो हमने कहा कर्ण इसमें क्या है, तो आप कह रहे हो OQ, तो बन जाएगा OQ का स्क्वायर बराबर लंब इसमें देखो क्या है OP, तो OP का स्क्वायर प्लस आधार बताइए क्या है PQ, PQ का स्क्वायर, यही PQ हमें ज्ञात करना है। तो OQ का मान कितना दिया 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर OP का मान कितना है 5 का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर, इसे ज्ञात करना। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का PQ का स्क्वायर, 25 को इस साइड लेके आओ, तो 144 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर। इसे आप घटाओगे तो 14 में से 5 चली गई 9 बच रही, यहाँ पर 3 में से 2 गई 1 और यहाँ पर 1 बराबर में PQ का स्क्वायर। स्क्वायर एक साइड से दूसरी साइड जाता बेटा तो वो रूट में चेंज हो जाता, तो PQ बराबर आ जाएगा रूट में 119। ये बाहर नहीं निकलेगा तो आप इसको इतना ही छोड़ दो, यही PQ आपसे पूछा गया था। सभी लंबाइयां आपको सेंटीमीटर में दी थी, तो ये लंबाई भी क्या हो जाएगी सेंटीमीटर। और इस तरीके से आप ये शानदार से क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे जाते हैं। केवल क्या होता है इसमें लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाती है और साथ में क्या होता है ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर मेंशन करी है ये वैल्यू केवल चेंज हो जाती है। तो बेटा एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आपको इस टाइप के और भी क्वेश्चन दिख जाते हैं, जो आप अगर अपने अनसॉल्व पेपर वगैरह खोलोगे तो उसमें लगातार क्वेश्चन ये इस तरीके से आपको दिख जाएंगे, तो उनको आप अपनी तरफ से करने की कोशिश करना। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना, हम अगले वीडियो में जब आएंगे तो हम उस क्वेश्चन को जरूर लेंगे। ठीक है, फिलहाल वीडियो काफी बड़ा हो रहा है तो इसको यहीं पर हम स्टॉप करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखें और जितना इस वीडियो में पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन का आप क्या करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने वीडियो से आपको बातें कुछ अच्छी समझ में आई हैं तो वीडियो को यार लाइक कर दिया करो, ये कहने वाली बातें नहीं है। और अगर चीजें आपको अच्छी समझ में आई हैं तो हमारे लिए कमेंट सेक्शन में 2 अच्छे शब्द जरूर लिख के जाया करो। ठीक है, जैसे क्लास खत्म हो वैसे कमेंट सेक्शन में 2 अच्छे शब्द जरूर लिख के जाओ। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।